दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस एजुकेशन में। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों 18 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए और वार्षिक परीक्षा के लिए दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भोपाल एग्जाम से आपकी 2021-22। ठीक है दोस्तों, तो सारे क्वेश्चनों को आप अच्छे से नोट करेंगे और याद कर लेना। हिंदी विषय है हमारा, याद रखेंगे आप हिंदी। और ये क्षितिज भाग 2 से लिया गया है दोस्तों। क्षितिज भाग 2 से ये प्रश्न लिए हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया। उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया? तो आपके ऑप्शन है योग साधना का, भक्ति का, प्रेम का और कर्म का। तो भगवान कृष्ण ने योग साधना का संदेश देने के लिए भेज दिया था उन्हें, तो योग साधना का संदेश उद्धव ने गोपियों को दिया। ये जो पहला पाठ है ना, सूर के पद, उसी से लिया गया है, ये भी याद रखना, पद से लिया गया है। उसके रचिता कौन है? तो उसके रचिता है सूरदास जी। ठीक है, सूरदास जी की रचनाएं भी मैं आपको बता देता हूँ। सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। सूर सागर, उसके बाद में सूर सारावली, ठीक है, और एक है साहित्य लहरी। ये तीनों रचनाएं सूरदास जी की है। सूरदास जी किस भक्ति शाखा के कवि हैं? अगर इस प्रकार से प्रश्न बनता है तो आप बताएंगे कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं सूरदास। ठीक है, और सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? तो 1478 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। और बाकी श्री कृष्ण ने किसको भेजा था? उद्धव को भेजा था। योग साधना की शिक्षा उद्धव ने गोपियों को दी थी। अगला प्रश्न देखिए, जो गोपियां हैं, गोपियों को मन कौन चुरा ले गए थे? बलराम, उद्धव, श्री कृष्ण या फिर ग्वाला? तो गोपियों का मन कौन चुरा कर ले गए थे? तो श्री कृष्ण। तो इसका करेक्ट आंसर श्री कृष्ण हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उद्धव किसके मित्र थे? रसखान के, कृष्ण के, नंद बाबा के या बलदाऊ के? तो दोस्तों उद्धव जी जो है ना, वो श्री कृष्ण के मित्र थे। आपको ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट करना है। इसके बाद में सीता के विवाह स्वयंवर में क्या शर्त रखी गई थी? तो आपको सभी को मालूम है कि जब सीता का विवाह हो रहा था, उससे पहले एक शर्त रखी गई थी कि जो भी शिव जी के धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में माता सीता का विवाह होगा। तो शिव धनुष तोड़ने की शर्त रखी गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा शिव धनुष तोड़ने की। अगला देखिए, शिव धनुष के टूटने पर कौन क्रोधित हुए थे? किसको गुस्सा आ गया था? विश्वामित्र को, परशुराम को, दुर्वासा को या सहस्त्रभाऊ को? तो परशुराम क्रोधित हुए थे। परशुराम। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होए केवि दास तुम्हारा। ये किसने कहा था? ये भगवान राम ने कहा था कि शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला परशुराम जी आप ही का कोई एक दास होगा। तो आपको ये भी याद रख लेना है। परशुराम ने किसकी भुजाएं काटी थी? तो आपको याद रखना है सहस्त्रभाऊ की भुजा काटी थी परशुराम जी ने। सहस्त्रभाऊ की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख, ऐसा परशुराम ने कहा था। क्या कहा था? ठीक है, सहस्त्रभाऊ की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे की तरफ देख। तो याद रखना सहस्त्रभाऊ की भुजाएं परशुराम जी ने काटी थी। आत्मकथ्य ये पाठ है, एक पाठ है आपका जिसका नाम है आत्मकथ्य। ये मैं यहाँ पर लिख कर बता देता हूँ। आत्मकथ्य, आत्मकथ्य नामक जो पाठ है, इसके कवि कौन है? ठीक है, तो अच्छे से आपको याद रखना है कि आत्मकथ्य नामक जो पाठ है ना, इसके कवि जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक, कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद है आत्मकथ्य नामक पाठ के। और जो जयशंकर प्रसाद है ना दोस्तों, इनकी रचना है कामायनी, ये याद रखना। ठीक है, इसके बाद मोस्ट रचना मैं बता रहा हूँ, उसके बाद लहर, आंसू और उसके बाद में झरना। कामायनी, लहर, आंसू और झरना, ये जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। ये आपको याद रख लेना है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। और उसके बाद में जो जयशंकर प्रसाद जी हैं ना, ये छायावाद के कवि हैं, छायावादी कवि हैं। कौन? जयशंकर प्रसाद। तो इतने क्वेश्चन भी मैंने आपको बताए ताकि आपको याद रहे। आत्मकथ्य नामक पाठ के कवि हैं जयशंकर प्रसाद। प्रसाद जी उज्ज्वल गाथा किसे मानते हैं? देखो, जो जयशंकर प्रसाद है ना, वो उज्ज्वल गाथा किसे मानते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आप याद रखना, प्रिय के साथ की मधुर स्मृति को। जो प्रिय व्यक्ति होता है, प्रिय मतलब क्या होता है? प्यारा, ठीक है, या फिर एक प्रकार से अपना। तो प्रिय के साथ की जो मधुर यादें हैं, उनको जयशंकर प्रसाद जी ने उज्ज्वल गाथा कहा है। अगला देखिए, कंथा कहते हैं, कंथा किसे कहते हैं? तो गुदड़ी को कहते हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर का करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में फागुन माह में कौन सी ऋतु आती है?
जो फाल्गुन माह होता है इसमें कौन सी ऋतु आती है? तो दोस्तों इसमें आपको करेक्ट आंसर करना है कि फाल्गुन माह में वसंत ऋतु आती है। कौन सी ऋतु आती है? वसंत। ठीक है, फाल्गुन माह में वसंत ऋतु आ जाती है। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। सभी प्रश्नों को अच्छे से आप याद करेंगे अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा दोनों के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए ना तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने चैनल के अबाउट सेक्शन में पहले ही बहुत पहले से दे रखी है। ठीक है, अबाउट सेक्शन में क्लिक करिए टेलीग्राम पर। ठीक है, और ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको PDF भी प्राप्त हो जाए। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, गर्मी के भयंकर ताप को शीतल करते हैं। जैसे मान लीजिए गर्मी पड़ रही है तो भयंकर क्या हो रहा है? ताप हो रहा है, मतलब कि तपन हो रही है, ऊष्मा निकल रही है ना। तो कौन शीतल करते हैं इस ऊष्मा को? तो गरजते बदलते बादल, तड़तड़ाती बिजली, मधुर स्वर में बोलने वाली कोयल या मोर की कुहक। तो इसका करेक्ट आंसर आपको याद रख लेना है। गरज कर बरसने वाले जो बादल है वो गर्मी के भयंकर ताप को शीतल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अट नहीं रही है कविता में वर्णन किस ऋतु का हुआ है? अट नहीं रही है इस कविता में वसंत ऋतु का वर्णन हुआ है। यहाँ पर मैं एक बार और अच्छे से लिख देता हूँ, वसंत ऋतु का वर्णन हुआ है अट नहीं रही इस कविता में। अगला प्रश्न देखिए, गिरिजा कुमार माथुर के अनुसार, इनके अनुसार गिरिजा कुमार माथुर के अनुसार अतीत मधुर यादों को संजोकर रखना है, सभी को बताना है, नहीं छूना है, किसी को नहीं बताना है। तो गिरिजा कुमार माथुर के अनुसार नहीं छूना है, अतीत मधुर यादों को क्या नहीं करना है? नहीं छूना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। ऑप्शन नंबर ख करेक्ट होगा। यश वैभव आदि को गिरिजा कुमार मानते हैं। जो यश होता है जिसको हम क्या कहते हैं? ख्याति भी कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में बोले तो फेमस। ठीक है, और वैभव आदि को गिरिजा कुमार जो माथुर है वो क्या कहते हैं? तो आप इसमें करेक्ट आंसर बताएंगे मृग तृष्णा। क्या कहते हैं? मृग तृष्णा कहते हैं, मतलब भ्रम कहते हैं। जैसे जो हिरण है ना, हिरण वो रेगिस्तान में जो बिल्कुल गर्मी पड़ती रहती है, उस गर्मी पड़ती रहती है ना, उसके कारण वो रेत को क्या समझ लेता है? पानी की लहरें समझ लेता है। ठीक है, तो मृग तृष्णा, मृग मतलब हिरण और तृष्णा मतलब कि उसकी एक प्रकार की इच्छा, काय की इच्छा? पानी पीने की। ठीक है, तो मृग तृष्णा। लेकिन ये जो मृग तृष्णा है ये कहाँ पर? जैसे मान लीजिए रेत जो है ना, रेगिस्तान में रेत को क्या समझ लेता है? पानी समझ लेता है। तो एक प्रकार से वहाँ पर जाता है तो उसको भ्रम हो जाता है, पानी वास्तविकता में होता ही नहीं है, वो भ्रम हो जाता है। तो यश और वैभव, ऐसे ही लोग भी क्या होते हैं, उनको भी यश और वैभव का क्या हो जाता है? भ्रम हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये से याद रख लेना है। अगला देखिए, अवसर निकलने के बाद मिलने वाली उपलब्धि कैसी होती है? जैसे मान लीजिए अवसर निकल जाता है, उसके बाद में मिलने वाली उपलब्धि कैसी होती है? तो आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना है, निरर्थक होती है। अवसर निकलने के बाद मिलने वाली उपलब्धि कैसी होती है? निरर्थक होती है। ठीक है, और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माँ की सबसे निकट साथी होती है, कौन होती है? उसकी ननद, सहेली, उसकी सास या उसकी बेटी? तो उसकी बेटी सबसे निकट की साथी होती है। कन्यादान कविता है, कन्यादान जो कविता है ये कविता याद रख लेना यथार्थवादी कविता है। कौन से वादी? यथार्थवादी, मतलब कि जो सत्य का बखान करती हो। ठीक है, जो सत्य कहती हो, ऐसी कन्यादान कविता है। और ये जो कन्यादान नामक जो कविता है ये किस कवि ने लिखी? तो इसमें ऋतुराज जी ने लिखी है। ठीक है, याद रखना कन्यादान कविता किसने लिखी? तो ऋतुराज ने लिखी है। ठीक है, और ऋतुराज कहाँ के रहने वाले थे? तो याद रखना ये राजस्थान के रहने वाले थे। ऋतुराज जी कवि है, राजस्थान के रहने वाले हैं और अभी वर्तमान में भी जीवित हैं, ये भी आप ध्यान रख लेना। ठीक है, कन्यादान कविता लिखने वाले कवि जिन्होंने यथार्थवादी कविता लिखी है, ये कन्यादान कविता के जो कवि हैं वो कौन है? तो 18वें क्वेश्चन में आपको याद रखना है ऋतुराज। ठीक है दोस्तों, और अब मैं कुछ रिक्त स्थान आपको बता देता हूँ। ये रिक्त स्थान आपके सामने आ चुके हैं। गोपियाँ कृष्ण को के समान मानती है, तो कड़वी ककड़ी या व्याधि के समान मानती है। श्री कृष्ण पढ़ आए तो राजनीति पढ़ाए, हे हरि राजनीति पढ़ आए। ठीक है, राम ने भंग करके क्या? शिव धनुष।
शिव धनुष भंग करके, ठीक है, शिव धनुष प्रभु भंग करके ले आए सीतावर के, तो शिव धनुष भंग करा था उन्होंने। नेक्स्ट देखिए, परशुराम ने किस पर तीखे व्यंग या प्रहार किए हैं? किस पर तीखे व्यंग प्रहार किए? लक्ष्मण। लक्ष्मण ने किए थे परशुराम जी पर, याद रखना, लक्ष्मण ने परशुराम पर तीखे व्यंग प्रहार किए। कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, ऐसे आएगा, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। आत्मकथ्य के कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है आत्मकथ्य। पत्रों से लदी कहीं हरी कहीं लाल, तो यहाँ पर आएगा डाल, पत्रों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। आबा फागुन की है, तो अट नहीं रही है, यहाँ पर अट नहीं रही है ऐसे लिखना है। छाया मत छूना के कवि कौन है? गिरिजा कुमार माथुर हैं। छाया मत छूना के कवि कौन है? गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर है, ठीक है, गिरिजा कुमार माथुर। छाया मत छूना किसने लिखा है? गिरिजा कुमार माथुर ने लिखा है। अगला है, अतीत के सुख की यादें वर्तमान दुख को दुगुना कर देती है, ठीक है ना, क्या कर देती है? दो गुना कर देती है, दो गुना कर देती है। अगला देखिए, वस्त्र आभूषण स्त्री जीवन के हैं, क्या है? बंधन है। क्या है? बंधन। वस्त्र आभूषण स्त्री जीवन के बंधन है। आग के सेकने के लिए, आग काय के लिए? रोटी सेकने के लिए है, आग रोटी सेकने के लिए है, तो ये आपके खालिस्तान भी हो चुके हैं। दोस्तों, मैंने कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भोपाल, जो आपकी एग्जाम से अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा 2021-22 के लिए हिंदी के क्वेश्चनों के आंसर बताए हैं, जो आपके लिए महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में और भी आपको मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताऊंगा, और जो मोस्ट प्रश्न हैं वो सारे हमारे इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना जो 10वीं में पढ़ते हैं। थैंक यू।